नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एटीवी बनाओ करके बोला हूँ ना भैया, बैग तो पर। धरे धरे घूम रही है। क्या बोल देश रहा का हूँ नंबर वन डिबेट कि शो पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस समय नववर्ष है और नववर्ष पर आप सभी को शुभकामनाएं। पर उसी के साथ इस नववर्ष पर एक दुख भरी कहानी भी सामने आई है। जो दुख भरी जो खबर है वो ये है कि जो एक युवा पत्रकार है, जो बीजापुर, जो बस्तर, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लगातार अपनी पत्रकारिता से जो जनता है उसके बीच में एक अलग ही धारा को लेकर चलती थी और चलता था। और जैसे कि नक्सल मोर्चों को भी लगातार लगाम लगाने में युवा पत्रकार कायम था। उसी के साथ 31 जनवरी के दिन जो उसका भाई है वो अपने भाई का, मुकेश चंद्राकर का, रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी गुमशुदगी हो जाती है। और उसी के साथ पतासाजी करते हुए बीजापुर पुलिस को जो है ट्रेस करने पर यह पता चलता है कि उस मुकेश चंद्राकर की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु भी अकाल मृत्यु जैसा ही एक पत्रकार का होता है, जहां पर देखा जाता है कि गटर के सेप्टिक टैंक में उसे जो है टंगे से मारकर उसे डाला गया है। बहुत ही दुखद समाचार 9 वर्ष पर ये मिलती है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जो जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश यादव जी है जो भारतीय जनता पार्टी से है, हेमंत बंजारे जी है जो सभी को कांग्रेस से है, नमस्कार। आम आदमी नमस्कार। पार्टी से संजीत विश्वकर्मा जी है जो प्रदेश नमस्कार। संगठन मंत्री है। साथ ही हमारे साथ करुणेश पांडे जी है जो जो युवा पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाला जो यह घटना है छत्तीसगढ़ में दिखती है। जो नक्सल मोर्चे से लेकर जनता की आवाम बनकर एक पत्रकार बनता है जिसकी कलम को तोड़ दिया जाता है चंद ठेकेदार और चंद अपराधियों द्वारा। यह जो है बहुत ही दुख की घटना सामने दिख रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे जयप्रकाश यादव जी की। यादव जी से, जयप्रकाश यादव जी, किस तरह देखते हैं नववर्ष पर एक दुख भरा जो संदेश है वो पत्रकार जो है अब कलमों से लिख रहे हैं? जयप्रकाश यादव जी। ये बहुत दुखद घटना है और मृतक के परिजनों के प्रति हम साथ में उनके खड़े हैं और दिवंगत दिव्य आत्मा को भगवान शांति दे। और ये बहुत दुख का विषय है, इस पे राजनीति का कोई विषय है नहीं है। और ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना के बारे में बोलने से पहले मन जो है बहुत दुखी है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो वाहक हैं, ऐसे पत्रकार साथी का जो अगस्त इस प्रकार से बुरी तरह से जो हत्या हुई है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर कुछ भी बोलने के लिए जो बीजापुर जिले के पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर जी, इसका जो हत्याकांड का मुख्य जो आरोपी है, मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और चंद्राकर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम एसआईटी ने 5 जनवरी को देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ जारी है। आरोपी सुरेश पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है और 3 सगे भाइयों और समेत 4 आरोपी जो है पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मुकेश की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें बहुत नृशंस हत्या, सिर पर चोट के 15 निशान मिले और बहुत बुरी तरह से हत्या हुई है। इसी बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लीवर के 4 टुकड़े मिले हैं, गर्दन टूट गई है, हार्ट फट गया और 5 पसलियां भी टूटी हुई हैं। तो ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि अपने पूरे करियर में ऐसी निर्मम हत्या मतलब उन्होंने बहुत कम देखी है। और ये हत्या जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 12 सालों में उस डॉक्टर ने पहली बार ऐसा कोई वाकया देखा है, ऐसा उस डॉक्टर का कहना है। और पूरी तरह से इस घटना के बाद से पत्रकार बिरादरी से लेकर छत्तीसगढ़ जो है वो स्तब्ध है और उस पर कार्रवाई हुई है। हनु नायक जी। जी, संजीव विश्वकर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं हम, जो बस्तर का जो शेर होता है वो असली शेर जो है वो पत्रकार होता है, क्योंकि चौथा जो स्तंभ माना जाता है, चौथा शेर जो माना जाता है, जनता की हिफाजत के लिए एक शेर जो है वो डटा रहता है ताकि शहर में
कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार व्यक्ति, कोई भी ऐसा जो भ्रष्टाचार नेता, कोई भ्रष्टाचार ऐसे लोग यहाँ अपने शहर में शिकंजा ना कसे। इसलिए वो जो शेर रहता है, जो चौथा शेर रहता है, वो डटे रहता है। और चौथा शेर को जो कायर लोग रहते हैं, जो छुप कर वार करते हैं, 4 से 5 लोग रहते हैं, और वो छुप कर जो शिकार करते हैं, कहीं ना कहीं ये दुख की घटना भी है। और जैसे जयप्रकाश जी ने बताया कि बहुत ही निर्मम हत्या जो है वो किया गया। संजीत विश्वकर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो भाई जो हमारे पत्रकार साथी थे मुकेश चंद्राकर जी, उनको मैं श्रद्धांजलि दूंगा और साथ ही उनके साहस को, इस अदम्य साहस को मैं सैल्यूट करता हूं। और उन पत्रकार साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ऐसे गंभीर परिस्थितियों में भी जनता की आवाज बने हुए रहते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ बस्तर की ही बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में पत्रकार जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज बुलंद करते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी पत्रकार के साथ में इस तरह की दर्दनाक जो ये हादसा है, नृशंस जो हत्या है, इस पर तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, निश्चित ही उन्हें फांसी भी होना चाहिए। आज ये जो वाकया है, ये जो घटनाक्रम है, इस बात को भी सूचित करता है कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है काफी बिगड़ी हुई है। पिछले 1 वर्षों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है 8वें स्थान से 6वें स्थान पर अपराध की श्रेणी में आ गया पूरे भारत। 1 वर्षों में इतना अपराध की संख्या बढ़ चुकी है यहाँ पे कि कानून व्यवस्था, मैं तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, शासन जिम्मेदार है इसमें। और जो ये हत्या हुई है, निश्चित ही बहुत ही उनके मन में किस तरह का रोष रहा होगा कि उन्होंने अपना अपराध, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए एक पत्रकार जो हमेशा जनता की आवाज बनकर अपनी बात जनता के सामने रखता था, भ्रष्टाचार की पोल खोलता था, तो उनके साथ में इस तरह का कृत्य किया जाना अपने आप में ही अमानवीय है। और इसमें तो निश्चित ही उन आरोपियों को फांसी की सजा भी होनी चाहिए, फांसी की सजा भी हो, और ताकि ये पूरे देश भर में मैसेज जाए कि अगर किसी पत्रकार के साथ में इस तरह की घटना घटती है तो जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है, जो भ्रष्टाचारी ऐसा कृत्य करने की भी कोशिश करता है, वो इस बात से डरे कि हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें फांसी की सजा से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात कि पत्रकारों के लिए एक विशेष सुरक्षा कानून की मांग लगातार चलती आ रही है। कांग्रेस की भी सरकार चलेगी, भाजपा की भी सरकार चली गई, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पत्रकार न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी जनहित की बात करते हैं, भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं। ये जो कृत्य है बहुत ही अमानवीय है। मैं तो इसमें शासन को बहुत बड़ा दोषी मानूंगा कि इस पर अब तक बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। और जो पत्रकार साथी जिन्होंने शहादत दी, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने शहादत दी है इस पत्रकारिता जगत के लिए, और उन्होंने एक उदाहरण और मिसाल पेश किया है कि वो किसी तो डरने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार उजागर करते रहेंगे। तो ऐसे पत्रकारों को मेरा सैल्यूट भी है। मैं तो यही कहूंगा कि शासन प्रशासन चाहे कोई भी हो, हम तो सारे पत्रकार साथियों, ऐसे पत्रकारों के हमेशा हम तो सहयोग करने से कभी नहीं पीछे हटने वाले, जिन्होंने निर्भीकता से अपना मुद्दा उठाया, निर्भीकता से भ्रष्टाचार का पोल खोला। तो मैं यही कहूंगा कि शासन प्रशासन को इस पर मौन नहीं रहना चाहिए, इस पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और निश्चित ही आरोपियों के ऊपर फांसी की सजा हो। और साथ ही साथ मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि जो भाई हमारे जो जिनकी शहादत हो गई, कहना चाहिए मुझे, शहादत कहने में भी कहीं कोई संकोच नहीं, कि उनकी शहादत जाए या ना जाए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए भी कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, और उनके परिवार से किसी न किसी को एक शासकीय नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, और वो उनका परिवार इस गम में कम से कम कुछ तो उनको सहयोग मिले, कि ताकि शासन प्रशासन का ध्यान भी उस ओर जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात की भी मांग करता हूं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो दोषियों पर, और जो पत्रकार साथी जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। जी, धन्यवाद। हेमंत बंजारे जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक पत्रकार जो कि सड़क नाली नहीं बन पाती है, सड़क नाली और रोड जो है बस्तर और जो बीजापुर क्षेत्र है उस अंचल पर सड़क बहुत ही जरूरी होता है, और सड़क पर बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिख रहा था। जो विधानसभा से लेकर तमाम जो खबर जो उठी उसको लेकर वो जो पत्रकार था उसकी इतनी गलती थी कि 130 करोड़ का जो रोड बन रहा था, जो कि वो सड़क के लायक नहीं था, और उसे वो जो अपने पन्नों पर उठाता है और अपने
जो सोशल मीडिया पर उठाने के बाद उसे जो प्रतिफल है, जनता के सामने लाने का उसका जो प्रतिफल है, वो निर्मम हत्या जो है, गटर के अंदर जो है उसकी लाश मिलती है 3 दिन बाद। और उनके जो परिवार का जो एक भाई जो है, उसका और आगे पीछे कोई भी नहीं था। एक भाई जो है वो निडरता अपने भाई के लिए रोते हुए ये बताता है कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, तभी मेरे जो आंख से जो आंसू गिर रहे हैं वो जो है वो बंद होगी। हेमंत बंजारे जी क्या कहना चाहेंगे इस दुख भरी जो आज खबर दिख रही है? आपके चैनल को मैं इस हमको आमंत्रित के इसके लिए भाई अनु, और ऐसे दुखद घड़ी को आपने जो हमको जोड़े हैं, तो उस परिवार को मैं हम सब मिल के एक सबल और एक उनको पीछे से हमारे जितना भी समाज हैं जो भी हैं, एक सबल उनको शक्ति दें। उस परिवार के साथ जो दुर्घटना जो घटी है, ये बहुत दुखद घटना है। भाई जयप्रकाश जी ने, भाई विश्वकर्मा जी ने काफी प्रकाश डाला, उसमें मैं सहमत हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं। लेकिन विश्वकर्मा जी ने जो कहा है, कहीं पर चुपती है और कहीं पर इस प्रकार से घटना एक युवा पत्रकार जो भविष्य, मतलब बस्तर की भविष्य, बस्तर की संस्कृति और बस्तर की भ्रष्टाचारी जो हो रही है, ये बस्तर की लड़ाई कितने लोग लड़ते, इसमें एक हमारे जो आज जो हमारे बीच नहीं है भाई पत्रकार चंद्राकर जी, तो ये दुखद घटना है। इस सरकार को थोड़ी सी इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें काफी जिस प्रकार से एक कानून बनना चाहिए, जो पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो वहां की जनता के साथ क्या नहीं हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा है, और किस टाइप से क्राइम, देखिए आप 1 साल के अंदर में किस टाइप से क्राइम हो रहा है। मतलब इतनी दर्दनाक घटना कभी हमने सोचा नहीं है। और ये इस टाइप से कैसे योजना बनाते हैं और किस टाइप से योजना बना के आप देखो सेप्टिक टैंक में डाल के उसको ढलाई कर दिया जाता है और फिल्मी इससे हैदराबाद भाग जाते हैं। अच्छी है कि हमारे पुलिस प्रशासन ने तत्काल उनको गिरफ्तार किया। मैं ये एक ही चीज में बार बार कहूंगा, भाई विश्वकर्मा जी ने कहा कि उस परिवार को सरकार से जितना और आम जनता के बीच को जिस प्रकार से उन्होंने, और बस्तर के काफी ये तो एक 130 करोड़ का रोड है जो आप बता रहे हैं वहां पर के क्या बना है क्या नहीं बना, उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो इतना बड़ा घटना हुआ। और वहां और हमारे पत्रकार भाई है, सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, नगरनार है, मतलब अंदर में जो काफी जो जहां पर कुछ लोग नहीं पहुंच पाते वहां हमारे पत्रकार भाई पहुंच के, और वहां के जो ठेकेदार लोग हैं, वहां के जो भी मिले भगत से जो काम कर रहे हैं उसको इन्होंने सामने लाने हैं। और सामने लाके देखिए आज मैं महसूस कर रहा हूं कि वहां जिस प्रकार से अपन सुनते आए हैं बस्तर में जो घटना करते हैं, आज उनसे भी ज्यादा खतरनाक इन्होंने जिस प्रकार से पत्रकार साथी के साथ हमारा किया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा उस परिवार को सरकार से, और जितना जल्दी हो सके इस केस में तो तत्काल, जयप्रकाश भाई ने कहा, विश्वकर्मा जी ने कहा, इसको तो तत्काल जो है डिसीजन देके ऐसे गुनाहगार को तत्काल फांसी देना चाहिए। और टोटल उसके जितने काम हैं या टोटल उनकी संपत्ति है, टोटल उसके आसपास जितने ठेकेदार उनके साथ संलग्न है, उनका भी जांच होना चाहिए और सब उसके धन बल को सीट करना चाहिए सरकार। चलो हेमंत बंजारे जी, आपने बहुत अच्छा कहा। करुणेश पांडे जी हमारे साथ युवा पत्रकार जो है वो भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। देख सक रहे हैं कि किस तरह छत्तीसगढ़ में पत्रकार जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जो क्षेत्र है, जो बीजापुर क्षेत्र है, वहां पत्रकार जो है एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि नक्सल क्षेत्र में पत्रकार भी माध्यम बनते हैं। जब कुछ लोगों को अगवा करते हैं तो उस जगह पे मुकेश चंद्राकर जैसे लोग बीच जंगल में जाके कई किलोमीटर दूर अंदर जंगल में जाकर लोगों को छुड़वाने का काम भी जो है मुकेश चंद्राकर करता था। और लगातार नक्सलियों के जो मूवमेंट है उससे डर, भय और कई सारे जो बॉम्ब है उससे वो चलकर जो है कई लोगों की सुरक्षा और रक्षा भी बस्तर और बीजापुर के लोगों के साथ वो करता था। साथ ही आज जिस तरह से एसआईटी की टीम बनी और एसआईटी की जो 11 टीम बनी है,
उन्होंने जो मयंक गुजर जी है, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर, उनके द्वारा आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। जो सुरेश चंद्राकर है, जो भाग गया था, उसे आज पकड़ कर लाया गया है। पर सवाल ये होता है, पकड़ कर लाना कहाँ तक उचित है? पकड़ के लाते हैं और न्यायपालिका में क्या किस तरह की कार्रवाई होगी? पर चौथा स्तंभ जो है आज इस दुनिया में नहीं है। वो चौथा स्तंभ जो बीजापुर की धड़कन था, वो चौथा स्तंभ जो बीजापुर का एक शेर माना जाता था, जो निडर होकर भ्रष्टाचारियों पर कमर कसता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो करुणेश पांडे जी, किस तरह दिखते हैं आप? निश्चित ही अपने आप में एक बड़ी अमानवीय घटना है कि जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं पत्रकार महोदय की आत्मा की शांति है ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा, हमारे मित्र भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि चिराग तले अंधेरा, एक हिंदी का वाक्य है। और ऐसा राज्य जहाँ पे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे ऑलरेडी आयोग बना हुआ है, पत्रकार सुरक्षा लागू है, और वहाँ ऐसे राज्य में अगर पत्रकार के साथ ये घटना है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और तत्काल प्रभाव से दोषियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए ऐसे प्रकरण में, और इनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं दिखा। जी पांडे जी। और मैं ये भी इनके माध्यम से मैं शासन को अवगत कराना चाहूंगा कि यदि आप पत्रकार महोदय को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वहां पे कानून लागू करे और मूर्ति की स्थापना जो है, शहीद पत्रकार को शहीद का दर्जा दिया जाए, मूर्ति की स्थापना कराई जाए। और इसके साथ ही पत्रकार के परिवार किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा स्वीकृत की जाए, तब ये कहीं जाके परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि हो। परिवार के लिए बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाना चाहिए, तत्काल मुआवजा देना चाहिए, और साथ ही जो एनकाउंटर जैसी जो प्रक्रिया है पुलिस की, उसे भी करना चाहिए। जयप्रकाश जी, खाली मोमबत्ती जलाने से श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होता। कब तक मोमबत्ती जलाते रहेंगे? कब तक 10 रुपए के मोमबत्ती से आत्मा को शांति देंगे? एक कदम उठाइए और ऐसे लोगों को एनकाउंटर कीजिए, बहुत जरूरी हो चुका है। ये उठाओ, अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। तो अब पत्रकारों को अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। पत्रकारों को चाहिए अपने हित की लड़ाई को स्वयं लड़ें, खंडित होकर नहीं बल्कि संगठित होकर आवाज उठाएं। हमारा एक भाई गया है, हमारे परिवार का एक सदस्य गया है, और इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। मोमबत्ती उठाने से काम नहीं चलेगा, हमको सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार को आगाह करने के लिए तमाम ऐसे आयोजन करने चाहिए जिससे सरकार आगाह हो और पीड़ित परिवार के लिए भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए शासन पत्रकार आयोग का गठन करे और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जब देश में लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षा के पहलुओं से सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि भारत सरकार जो है पत्रकार सुरक्षा के लिए जो है तो नीति लाए और उसको लागू किया जाए। जी, जो करुणेश जी ने बात कही है उसी को लेकर के मेरे भी सवाल जो है यादव जी से ही कि पत्रकार सुरक्षा कानून पहले से ही लागू है। मुकेश चंद्राकर को तो आप न्याय देने की बात कर रहे हो, लेकिन पत्रकार मुकेश चंद्राकर को न्याय देने की बात जो है न तो सरकार कर रही, नहीं सरकार का कोई प्रतिनिधि। मुकेश चंद्राकर को न्याय की बात ऐसी रही कि हत्या हुई है, दोषियों को सजा हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे एक आम नागरिक को मिलती है और वैसे ही उनको मुकेश चंद्राकर को मिल जाएगी। लेकिन वास्तविक में अगर पत्रकार मुकेश चंद्राकर को अगर आप न्याय देना चाहते हैं, आपकी सरकार न्याय देना चाहती है, तो मैं केवल एक मांग करता हूं पत्रकार होने के नाते कि देश में आज तक किसी भी पत्रकार को शहीद पत्रकार का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों ना पत्रकार मुकेश चंद्राकर से शुरुआत कर दी जाए और शहीद पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया जाए और शहीद पत्रकार जो है वो दर्जा आपकी सरकार के द्वारा दिया जाए, और किसी न किसी चौक और चौराहे पर जो है एक मूर्ति लगवा करके ऐसे ही लोगों को एक आईना भी दिखाने का काम करेगा ये कि अगर मूर्ति लगेगी तो लोग डरेंगे कि मैं किसी पत्रकार की हत्या करूंगा तो इसी को श्रद्धांजलि हमें हर रोज देनी पड़ेगी। तो लोगों में एक डर और भय व्याप्त होगा और आपकी सरकार की भी बुरी बुरी प्रशंसा होगी इस चीज के लिए कि आप सच्ची वाकई में श्रद्धांजलि अगर दे रहे हैं तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर को भी दीजिए, ना कि मुकेश चंद्राकर को। ये मेरी एक मांग है चैनल पर। जी जयप्रकाश जी। जी
निश्चित रूप से जो दो विषय आए हैं, पहला विषय जो आया है शहीद के दर्जा देने का और पीड़ित परिवार को शासकीय सेवा मुआवजा और मूर्ति स्थापना। निश्चित रूप से इस मामले में हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा उपरांत निर्णय जल्द ही ले लिया जाएगा। और ये जो घटना है वो स्तब्ध कर देने वाली घटना है और जो घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक घटना हुई है। हमारे जो पत्रकार साथी जिनकी हत्या हुई है मुकेश जी, उनका यूट्यूब चैनल जो है बस्तर जंक्शन वो था और वो मुकेश जी एक ऐसे पत्रकार थे जो बहुत अंदर तक जा करके जंगल क्षेत्रों में पत्रकारिता करते थे और लगातार मुकेश जी अपने पत्रकारिता के दौरान हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के सीधे संपर्क में भी रहते थे, उनसे उनकी बातचीत होती थी। उनके यूट्यूब चैनल को विजय शर्मा जी ने सब्सक्राइब करके भी रखा था। वो देखा करते थे कि बस्तर में क्या हालात हैं और लाल आतंक के खिलाफ जो कार्यवाही लगातार हो रही है उसके बारे में भी बहुत संजीदा तरीके से इन विषयों को मुकेश जी सामने लेकर आते थे और बस्तर में और क्या अच्छा हो सकता है, बस्तर में और क्या अच्छा हो सकता है और क्या किया जाना चाहिए, ये बातों को लेकर भी सरकार को वो अपने सुझाव दिया करते थे। ये घटना लाल आतंक के खिलाफ हो रही कार्रवाई को कमजोर किए जाने का प्रयास है। ये जो घटना हुई है वो लाल आतंक को खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको कमजोर किए जाने का एक प्रयास है और सरकार ने मुकेश की भ्रष्टाचार उजागर करने वाली जो रिपोर्ट है 25 दिसंबर को जांच के आदेश उसके लिए दे दिए थे और मुकेश की हत्या को लेकर भी एक एसआईटी गठित कर दिया गया है। और यही नहीं, कांग्रेस के नेता आरोपी सुरेश और सभी निर्माण से सभी चीजों की फिर से जांच होगी और जो भी उसके अवैध फार्म हाउस है उस पर बुलडोजर भी चलाया गया है और लगातार कार्रवाई हो रही है। और यह घटना राजनीति करने का विषय नहीं है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो भी बेहतर कदम इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं वो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और जो हमारे जो होस्ट हैं केशव पंडित जी, उन्होंने जो शहीद का दर्जा देने वाली बात कही, इस विषय को भी सरकार के संज्ञान में ला करके कैबिनेट की बैठकों में इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इस विषय को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी और तमाम जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनके साथ बैठ करके इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून पूर्व से ही लागू है और उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस दिशा में भी आगे प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जड़ में अगर हम जाते हैं तो ये जो घटनाएं होती हैं उसकी जड़ में आखिर पंजा ही क्यों होता है, यह भी एक सवाल है। यह कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि जब भी इस प्रकार की बातें होती हैं, जैसे बलौदा बाजार की घटना थी, उसमें सार्वजनिक रूप से दंगा भड़काने का आह्वान किया जाना और उस मामले में एक विधायक का आज भी जेल के अंदर होना और उनकी नेत्री के द्वारा बयान दिया जाना, ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। तो कांग्रेस क्यों छत्तीसगढ़ की अमन और चैन और शांति को बिगाड़ने में लगी हुई है, क्यों छत्तीसगढ़ की आवाम की सुख शांति को भंग करने में लगी हुई है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पर भी चर्चा आज होनी चाहिए क्योंकि सरकार पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। उनकी भूमिका क्या है उस पर भी आज इस डिबेट में चर्चा होनी चाहिए। यह चर्चा भी आवश्यक है इस परिस्थिति में। अनुनायक जी, मेरा एक सवाल है इसमें, आवाज आ रही है आप तक? जी हेमंत बंजारे जी बोलिए। जयप्रकाश जी, जी बोलिए हेमंत बंजारे जी। हाँ, आवाज आ रही है। अभी जयप्रकाश जी ने जो बात कही और जयप्रकाश जी ने सारी बातों को आज पत्रकार के जो इस बड़ा घटने में बात करने के बाद बोले कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।
और राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति आपने चालू कर दिया। तो आप इस दुखद घटना में बैठे कि राजनीति करने बैठे हैं? और पंजा छाप वाली आप जो बात कर रहे हैं, जो पंजा छाप वाली बात कर रहे हैं, जो पंजा छाप वाली बात कर रहे हैं, आपने पेपर में आपके माध्यम से, चाहे आपका नेता हो, चाहे हमारा नेता हो, हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, आम जनता उस समय जिसने आज आरोपी है या जो पत्रकार साथी है, वो हमारे जब नेता माननीय भूपेश बघेल की सरकार थी, हमारे वहाँ विधायक थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं या आपके हैं, तो हम हर आम जनता वहां पर जाके मिलने का सबको अधिकार है। घटना आज हुई है, किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? जो बड़ा बड़ा जो घटना हो रही है किसकी सरकार में हो रही है? कांग्रेस की सरकार में तो नहीं हुई। और आपने जो कहा, इसलिए मैंने कहा मेरे को राजनीति करना और इसमें सफाई देने की बात नहीं आना था, लेकिन जयप्रकाश जी ने आपने जो बात कही है इसको छोड़ के आप जो 1 साल में कितनी घटना हुई है और जो जो भ्रष्टाचार जो ठेकेदार हैं, आप उनकी जांच कराइए, उनको तत्काल जिस प्रकार से जहां से मेरी बात पहले सुनिए सर, आपकी बात मैंने पूरा सुनी, आप मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर पंजाब फूल छाप ये छोड़ दीजिए। आम जनता आपकी सरकार है, आम जनता आपकी सरकार है, तो आपसे भी कोई भी नेता जाता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, जन दर्शन रखें। वहां पर कौन लिखा है कि जयप्रकाश और हेमंत बंजारे क्या है? एक आम जनता के रूप में हर आदमी जाता है, हर आदमी मिलता है, अपनी बातों को रखता है, अपनी बातों को दुख को रखता है, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस। में ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेसी है और भाजपा का है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दुखद घटना में, ये दुखद घड़ी में हमें उस पत्रकार साथी का जो पांडे जी ने कहा, विश्वकर्मा जी ने कहा, उसमें हम पहल करें, और वहां पीडब्ल्यूडी इरिगेशन और वहां सबसे बड़ा क्षेत्र है फॉरेस्ट का, वहां भी फॉरेस्ट लोगों के साथ वहां के जो ठेकेदार है, वहां के जो सारे लोग किसके साथ मिले हैं और कितने काम कर रहे हैं, उसको उजागर करिए। मैंने वही कहा ना, हमें नेतागिरी नहीं करना है। आज पांडे जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, और जयप्रकाश जी से आधे घंटे का ही हमारा डिबेट है। सरकार से 23 में चुनाव हुई थी, अभी 25 चल रही है, 1 साल बाद और चुनाव है विधानसभा में। अगर आपकी लगती है कि आपकी सरकार सही काम की थी भूपेश बघेल की, तो परिवर्तन की ओर जनता को लाइए और परिवर्तन करवाइए। अगर लगता है 23 में ही चुनाव हुआ, 2023 में ही चुनाव हुआ था, 24-25 3 साल गुजरने वाले हैं और 1 साल बाद ही चुनाव है, तो धड़कन तेज करना चाहिए उन नेताओं को जो गद्दी में बैठने के बाद पत्रकारों को मरने के लिए छोड़ते हैं और लचर कानून में ऐसा बनाकर रखते हैं, और पत्रकार को मरने पर उसे सही समय पे फोटोबाजी करके अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जो अपनी फोटोबाजी करके अपने आप को नेता कहलाने के लायक अपने आप को चेहरा दिखाते हैं। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। सर्वप्रथम यहाँ पर किसी का घर का चिराग बुझ जाता है, और ऐसा पत्रकार जो अपने देश की उस नाव को रखता है और उसे जो है लोग जो है फोटोबाजी में यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। ऐसे अपराधियों को जेल डालने को छोड़ के फोटोबाजी करना बंद करे। संजीत विश्वकर्मा जी बताइए। देखिए, आज जैसा कि अभी मैंने कई लोगों से सुना मैंने कि पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद भी, विधानसभा में मंजूरी के बावजूद भी, राजभवन से अभी तक जिस पत्रकार सुरक्षा कानून की बात हो रही है यहाँ पर, वो लागू कहां पर हुआ है ये मुझे जानना है। यहाँ पे जो साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं बीजेपी की ओर से, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत जल्द से जल्द लागू कर देंगे, उनका कल का ये बयान है। तो फिर देश में लागू है बोला गया, देश में लागू है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं बोलना चाहूंगा, सुरक्षा कानून लागू है तो उसमें क्या लागू है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस तरह का जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोग हमारे पत्रकार साथी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पूर्व में घटनाओं की तरह यदि ये भी आप चाहते हैं कि कागजों में ना सिमटे, ये कार्रवाई कागजों में ना सिमटे, तो तत्काल प्रभाव से सारे राज्यों में, केवल एक राज्यों में नहीं, भविष्य की घटनाएं, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भारत सरकार को चाहिए कि सारे राज्यों में पत्रकार सुरक्षा का गठन किया जाए और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जैसे पहले महिलाओं की सुरक्षा कागजों में सिमटी रहती थी, फास्ट ट्रैक बनाया गया, उसी हिसाब से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए
और पत्रकार साथियों की सुरक्षा, हमारे भाजपा के कई नेता मित्रों की हत्या वहां छत्तीसगढ़ में हुई है। पत्रकारों की, नेताओं की, पुलिस विभाग की जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको संचालित किया जाए ताकि जल्द से जल्द उसमें न्याय मिल सके। यही हमारे साथी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि ये काम सरकार नहीं कर पाती है तो ये जान जाइए कि पत्रकार के हर मुद्दे पे विफल सरकार है। फिर ये जी पांडे जी, इसी के साथ एक और जो दूसरी घटना जो आ रही, बहुत दुखद घटना आ रही है। सर्चिंग के दौरान जो टीम जाती है, वो टीम जो है आईडी जो ब्लास्ट होती है, आईडी ब्लास्ट से 8 लोगों की जो शहीद हो जाते हैं और साथ ही जो एक ड्राइवर है वो भी शहीद हो जाता है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी बीजापुर में ये दूसरी घटना जो है वो भी दिखती है। मृतक परिवार, शोकाकुल परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए आज इस डिबेट को हम समाप्त करते हैं।